चलिए देखिए, अभी हम आपको ले चले केमिस्ट्री के बेसिक केमिस्ट्री चैप्टर में। बेसिक केमिस्ट्री चैप्टर में अभी तक आपको हम स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहे पीछे। तो अभी तक टोटल आपको 300 स्ट्रक्चर बना चुके हैं। आज उसके बाद है देखिए 301 नंबर स्ट्रक्चर है व्हाइट फास्फोरस, जिसका फार्मूला होता है P4, ये हम पहले बता चुके हैं, डबल टिक किए हुए हैं। 302 नंबर स्ट्रक्चर है रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस में क्या होता है, चार फास्फोरस ऐसे होता है, इसके साथ देखो तीन, एक बॉन्ड दो बॉन्ड बनाया रहता है, फिर बीच में यहाँ बनता है बॉन्ड, यहाँ बनता है, फिर ये फास्फोरस से कनेक्टेड होता है इसी तरह का, फिर इस तरह का, यही हो गया रेड फास्फोरस, कनेक्ट होते जाता है ऐसे करके लंबा चेन बनाता है, समझ रहा, इस तरह के कहेंगे रेड। अरे 303 नंबर स्ट्रक्चर PCl3। PCl3 का पूरा नाम है पीछे, PCl3 का पूरा नाम क्या होता है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। एक फास्फोरस से 3 क्लोरीन। अब देखो उसको बॉन्ड बनाना बताओ, ज्यादा बॉन्ड कौन बनाएगा, फास्फोरस। ये फास्फोरस एक 3 नहीं बना सकता, 5। क्लोरीन हमेशा एक ही बॉन्ड बनता है, ज्यादा बॉन्ड में उसको बीच में रखेंगे, तो फास्फोरस को बीच में रख दो। क्या तो क्लोरीन है, 1 2 3 तिलक दिए, क्लोरीन एक शेर किया, ये भी एक क्या बना लिया, सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड। फास्फोरस के बारीक कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 बॉन्ड बना लिया, कितना बच गया, 2। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। 304 नंबर स्ट्रक्चर PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, कई बार बना चुके हैं, जो पीछे क्या क्लास किया देख लेना, डबल टिक है। 305 नंबर स्ट्रक्चर, देखो यहाँ से ध्यान देने योग्य बहुत इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर है, परीक्षा में यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया है, आगे भी आएगा। S3PO2 का पूरा नाम क्या होता है, एनसीईआरटी बुक में दिया होगा, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, या इसी को कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलते हैं, H3PO2 को बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड, या इसी को क्या बोलते हैं, फॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलते हैं, अच्छा पहले इस एसिड का बेसिसिटी कितना होता है पहले ये जानो। देखो बेसिसिटी हम इस साइड लिखे हैं, ये जो हाइपोफॉस्फोरस एसिड है H3PO2, इसका बेसिसिटी कितना होता है जी, 1। क्या होता है, यानी ये मोनोबेसिक एसिड है, मतलब इसको पानी में अगर डाले तो एक हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा। देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाता है, तुम ही सोचो, हाइड्रोजन हमेशा एक ही बॉन्ड बनाता है, फास्फोरस 3 या 5 बना सकता है, ऑप्शन 2, तो ज्यादा बॉन्ड कौन बनाया, फास्फोरस ना। तो देखो H3PO2 में देखो फास्फोरस को बीच में रख दिए, क्या ठो ऑक्सीजन है बताओ, 2 ठो, एक यहाँ रख दिए, एक यहाँ। इसका बेसिसिटी कितना होता है, 1। अगर एक बेसिसिटी है मतलब एक हाइड्रोजन को डायरेक्ट किसके साथ जोड़ देंगे, ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ जोड़ देंगे, तो यहाँ पे इसके साथ ऑक्सीजन हाइड्रोजन जोड़ दिए। अब बाकी क्या ठो हाइड्रोजन है, 3 ठो में एक जोड़ देंगे, यहाँ 2 ठो बचा, तो 2 ठो हाइड्रोजन को डायरेक्ट जोड़ देंगे फास्फोरस के साथ, यहाँ रख दिए, यहाँ रख दिए। अब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन से गया, फास्फोरस भी 2, क्या बना लिया, डबल बॉन्ड। यहाँ पे एक शेयर किया सिंगल बॉन्ड, एक किया सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी एक करेगा सिंगल, यहाँ भी एक करेगा सिंगल, तो इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाएगा। यहाँ पर इसलिए मिला है कि देखो ये जो OH लिखा होता है ना ऐसे, इस OH को तुम शॉर्टकट में ऐसे भी लिख दो, ऐसे लिखो, अरे ऐसे लिखो शॉर्टकट में, उतना लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिखोगे लोग समझ जाएगा कि O के बीच में सिंगल ही बॉन्ड है। जब भी OH लिखा रहता है ना केमिस्ट्री में, तो दुनिया का जो पढ़े लिखे इंसान होते हैं वो पता चल रहा है OH के बीच में क्या बना है, सिंगल बॉन्ड। क्या बना है, OH को शॉर्ट फॉर्म में इतना तुम लिखोगे O सिंगल बॉन्ड H, उसको देखने में अच्छा ये लगता है, इसलिए ऐसे भी लिखो, ऐसे दोनों सही है। तो देखो OH लगा दी डायरेक्ट। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर बना, इसको इसे भी से डबल बॉन्ड जो बना है ना, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो। क्या बना दे, डबल बॉन्ड के क्या बना दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसा है, डोनर कौन है, फास्फोरस, ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी बराबर दिया, और दोनों बराबर ना फास्फोरस नहीं देगा, तो ये वाला बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक टर्म लिखा ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे निकालते हैं, इसके लिए तुमको एक चैप्टर इंतजार करना पड़ेगा जो पढ़ाएंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या पढ़ाएंगे, पिछले बार देखे थे 11वीं क्लास का कॉलेज में परीक्षा हुआ था, तो रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर से पूरा क्वेश्चन आ गया था एक बार वो परीक्षा में, ये तुम्हारे कॉलेज में। इस ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए 20 क्वेश्चन पूछा था, कितना पूछा था, ये खाली ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए कितना, 20 क्वेश्चन। तो तुमको इंतजार करना पड़ेगा एक चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन, जो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपको 11वीं क्लास में पढ़ाएंगे। आपका सेकंड पार्ट जो एनसीईआरटी है वॉल्यूम नंबर 2, उसमें ये पहला चैप्टर में दिया हुआ है, तो उसको जब पढ़ा देंगे ना तो आप आसान तरीके से किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। इधर देखो तुमसे यहाँ पूछ रहा है, इधर अभी हम बता देते कैसे निकलेगा। H3PO2 है, इसमें बीच में कौन है, फास्फोरस, जो बीच में रहता है उसको सेंट्रल एटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो सेंट्रल एटम होता है ना उसी का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब इस पे चार्ज कितना है, प्लस चार्ज है कि माइनस चार्ज है। तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट का बहुत सारे नियम बताएंगे। अभी देखो इस H3PO2 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, ट्रिक सीखो। देखो कितना हाइड्रोजन लगा हुआ है, देखो ना इधर 3। अच्छा एक हाइड्रोजन पे 1 प्लस चार्ज होता है, कितना, तो 1 प्लस चार्ज। फिर देखो प्लस फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, वो पता नहीं है तो हम X मान लेंगे। क्या मान लेंगे, X मान लेंगे। प्लस देखो एक ऑक्सीजन क्या है, 2 क्या है, एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, -2,
ये याद रखना पड़ेगा, बताएंगे बाद में कि एक ऑक्सीजन में कितना चार्ज होता है -2, और टोटल कितना ऑक्सीजन है 2, और टोटल कंपाउंड का चार्ज होता है 0। इसको 0 के बराबर कर दो। अब इसको सॉल्व कर दो, x का मान निकालो। देखिए 3 गुना +1, 3 प्लस x, 2 गुना 4 -4, ऐसे होगा -4 0। अब तुम ही सोचो 3 प्लस x और -4 को उधर भेजो तो 4x बराबर 3 को उधर भेजो 4 - 3 क्या हो जाएगा +1। ये +1 यही लिखा हुआ है, कैसे निकला पता चल गया। और इसको सिखाएंगे तुमको बहुत बेहतरीन तरीके से। एक चैप्टर है तुम्हारे 11वीं क्लास में, इस चैप्टर का नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। उसको जब हम पूरा बढ़िया से समझाएंगे ना, तुम भी आसान तरीके से इसी तरीके से निकाल दोगे। तो देखो इस कंपाउंड में H3PO2 में हाइपोफॉस्फोरस एसिड या फॉस्फोरिक एसिड में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +1, क्या है। अब देखो इस H3PO2 का स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर से ये चीज बनेगा। बताओ POH, देखो ना इधर POH, देखो POH है, देखो ना इधर ये POH बॉन्ड है, ऐसा POH बॉन्ड क्या है इसमें, PH है, PH है, POH एक ही है ना, तो क्या POH है एक। अच्छा बताओ PH कितना है, एक यहाँ है PH, एक यहाँ, दो ही है ना, तो 2 PH। P डबल बॉन्ड वो कितना है, एक, या P कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो कितना है, एक P डबल बॉन्ड या एक P कोऑर्डिनेट। ये कंपाउंड करें, इसको याद नहीं करना है, स्ट्रक्चर देख के बताना है। तो इसका कहानी खत्म। अब तुम जब परीक्षा में पूछेगा, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मान लो पूछ दो, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि जो H3PO2 एसिड होता है, जिसको हाइपोफॉस्फोरस एसिड यानी फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं, हिंदी में इसको हाइपोफॉस्फोरस अम्ल या फॉस्फोरिक अम्ल बोलते हैं। इसको तैयार कैसे करते हैं, केमिस्ट्री के प्रयोगशाला में इस कंपाउंड को तैयार कैसे किया जाता है। अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे तो ये वाला आंसर तुमको बताने एनसीईआरटी बुक में भी लिखा हुआ। इट इज प्रिपेयर्ड बाय व्हाइट फास्फोरस प्लस अल्कली। अल्कली का मतलब होता है बेस, बेस का मतलब होता है क्षार यानी भस्म। जब व्हाइट फास्फोरस का रिएक्शन अल्कली के साथ करवाते हैं, व्हाइट फास्फोरस का रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, अल्कली के साथ, बेस के साथ, तो क्या बनता है H3PO2, क्या बनता है। तो आप देखो 306 नंबर स्ट्रक्चर है H3PO3। 306 में क्या है जी, H3PO, ये था H3PO2। H3PO3 का पूरा नाम याद रखना है, ऑर्थो फास्फोरस एसिड या फास्फोरिक एसिड। ये कई बार नीट में एक बार पूछ लिया था, नीट में देखे थे हम क्वेश्चन, हमने दिए थे परीक्षा उस साल, ये लिखा था नीट के परीक्षा में फास्फोरिक एसिड। क्या लिखा था, नीट में 25 लाख बच्चा बैठता है, उसमें एक रैंक लाना रहता है, एक स्थान सबको लेना रहता है सीट के लिए। वैसे में ये क्वेश्चन पूछ लिया डायरेक्ट, उसमें क्या लिखा, घुमा के पूछता है क्वेश्चन, देखा फास्फोरिक एसिड। और तुमको पता होगा कि फास्फोरिक एसिड का फार्मूला ये होता है, तो ना सवाल बनेगा। फास्फोरिक एसिड मतलब ये, दिमाग में कई बार ये क्लिक कर जाना चाहिए। फास्फोरिक एसिड मतलब क्या, H3PO3 मतलब क्या होगा, ये सब पूरा दिमाग में जब सवाल बनाओगे ना, जब क्वेश्चन में बनवाएंगे चैप्टर खत्म तो तुम देखोगे क्या गर्दा सवाल पूछता है। बड़े बड़े कंपटीशन एग्जाम में वहां पूछ दिया था फास्फोरिक एसिड यूज किया था, तो ये तुमको दिमाग में रहना चाहिए ना। इसलिए बोले H3PO3 को बोला जाता है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड या फास्फोरिक एसिड। पहली बात, इसका बेसिसिटी कितना होता है, बेसिसिटी किसका होता है, एसिड का। जब किसी भी एसिड को पानी में डालते हैं तो हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, जितना हाइड्रोजन रिलीज करेगा उतना बेसिसिटी। H3PO3 का बेसिसिटी कितना होता है, इधर 2 होता है, कितना होता है, H3PO3 का बेसिसिटी कितना होता है 2, यानी इसको पानी में डालेंगे तो 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा। कितना हाइड्रोजन है। अब हम अगला देखते हैं, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो याद नहीं करना है, हम बोले ना रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाएंगे, बच्चा की तरह तुम निकाल दोगे खटाखट धराधर। एक बार कॉलेज का परीक्षा में दिमाग सन का टीचर को खाली रेडॉक्स रिएक्शन पूछ दिया, जिससे पिछला साल जो यहाँ पढ़ता था बच्चा, उससे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व भी किए हुए थे। 2500 क्वेश्चन खाली पूछ दिया, दिमाग उसका घूम गया, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, इसका ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन, इसका, पागल हो गया बच्चा। जिसको ये पढ़ लगा चैप्टर उसको आसान लगेगा, नहीं पढ़ोगे तो भारी लगेगा। फिर देखो अभी पूछ रहा है, ये जो कंपाउंड है H3PO3 में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट किसका निकाला जाता है, जो बीच में होता है सेंट्रल एटम का, समझा रहा। तो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट इस कंपाउंड में कितना होता है, +3। कितना होता है, अभी हम तुमको प्रूव करके दिखा रहे हैं +3 होता कैसे है। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ, 3 हाइड्रोजन, देखो इधर क्या हाइड्रोजन है, 3 को लिख दिए। एक हाइड्रोजन पे कितना प्लस चार्ज लेते हैं, 1 प्लस। फास्फोरस का हमको निकालना पता नहीं है, X मान लेंगे, क्या मान लेंगे, प्लस। क्या तो ऑक्सीजन है, क्या तो ऑक्सीजन है 3। एक ऑक्सीजन पे कितना माइनस चार्ज लेते हैं, 2 माइनस, तो ब्रैकेट में -2 किसके बराबर कर दिए, 0 के। अब X का मान निकाल लो, देखो 3 गुना +1 3 प्लस X, 3 गुना 6 -6 बराबर 0, 3 प्लस X -6 को उधर भेजो, 6 X बराबर 3 को उधर भेजो, तो 6 - 3 कितना गया, आ गया +3, आ गया +3, वही तो लिखा हुआ +3। अब देखो H3PO3 का स्ट्रक्चर कैसे बनता है,
तो S3PO3 का तुम ही सोचो ना, बीच में फास्फोरस को रखेंगे तो बच्चों बता देगा, क्योंकि तो हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है, फास्फोरस 3 नहीं बना सकता, 5 ऑक्सीजन 2 ही बनाता है, बीच में उसको रखते हैं, सेंट्रल टर्म उसको रखते हैं जो ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड बनाए, तो फास्फोरस को बीच में रखेंगे। बताओ क्या ठो ऑक्सीजन है, बताओ 3 ठो, एक इधर लगा दिए, एक इधर लगा दिए, एक इधर। बेसिसिटी कितना है, 2 बेसिसिटी है, मतलब 2 हाइड्रोजन को डायरेक्ट ऑक्सीजन से जोड़ देंगे। तो देखो एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दो, एक यहाँ जोड़ दो, बचा एक और हाइड्रोजन, इसको डायरेक्ट किसके साथ जोड़ देंगे, डायरेक्ट जोड़ देंगे फास्फोरस का। देखो ये एक इलेक्ट्रॉन से किया सिंगल बॉन्ड, एक किया सिंगल बॉन्ड, एक किया सिंगल, ऑक्सीजन इधर एक बॉन्ड बना तो एक इधर बना लेगा, फिर डायरेक्ट एक बॉन्ड बना लिया, एक डबल बॉन्ड बना लेगा। ये स्ट्रक्चर हो गया, और इसको पी डबल बॉन्ड को पी कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी लिख सकते हैं। अब तुम स्ट्रक्चर देख के बताओ इस कंपाउंड में क्या तो पीओएच बॉन्ड है, देखो तो 1 2 क्या तो है, 2 पीओएच बॉन्ड है। तुमको परीक्षा में डायरेक्ट घुमा के पूछ दिया, ऐसे पूछेगा, देखो कैसे घुमाएगा। फॉस्फोरिक एसिड में बताइए कितना पीओएच बॉन्ड होता है, तो फार्मूला भी नहीं देगा परीक्षा में, डायरेक्ट पूछेगा फॉस्फोरिक एसिड ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड में कितना पीओएच बॉन्ड होता है, कितना पीओएच बॉन्ड होता है। इसके लिए किसी सवाल का आंसर कैसे आएगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तुमसे पूछेगा फॉस्फोरिक एसिड में पीएच बॉन्ड कितना होता है, बताओ कितना होता है, 1। तुमसे पूछेगा फॉस्फोरिक एसिड में पी डबल बॉन्ड हो या पी कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना होता है, 1। यहाँ नहीं देखो 1, समझा। फिर पूछेगा अगला सवाल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ये जो कंपाउंड है फॉस्फोरिक एसिड ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड S3PO3, इसको लैब में प्रयोगशाला में हम तैयार कैसे करते हैं। तो इसको लैब में कैसे तैयार करते हैं, 2 कंपाउंड होता है, एक कंपाउंड होता है P2O3 डाइफॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड, एक कंपाउंड होता है पानी। P2O3 को अगर हम पानी के साथ रिएक्ट करवाएंगे, डाइफॉस्फोरस डाइऑक्साइड को डाइफॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड प्लस पानी यानी P2O3 प्लस H2 को अगर आपस में रासायनिक अभिक्रिया करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे, तो जो कंपाउंड बनेगा उस कंपाउंड का नाम क्या होगा, S3PO3। क्या बनेगा, S3PO3। चलिए इधर ध्यान दीजिए, तो 307 नंबर स्ट्रक्चर देखिए, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए, 307 नंबर है H4P2O5। H4P2O5 का पूरा नाम होता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस का बोला निकालना है। देखो फास्फोरस का ऑक्सीजन देखो कैसे निकाले, 4 कैटो है, हाइड्रोजन कैटो है 4, एक हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होता है, +1। कैटो फास्फोरस है 2, एक फास्फोरस का ऑक्सीडेशन हमको पता नहीं, क्या मान लेंगे, x। एक फास्फोरस का x तो 2 फास्फोरस का 2x, क्या होगा, यहाँ पे प्लस कर दिए 2x। देखो ऑक्सीजन क्या तो है 5 प्लस 5, एक ऑक्सीजन का -2 चार्ज होता है, बराबर हो गया 0। निकालने का तरीका है, देखो x का मान निकाल लो, 4 प्लस 2x 5 दूना 10 -10 बराबर 0। देखो 4 प्लस 2x -10 को उधर भेजो 10। अब देखो प्लस प्लस होगा 4x, ये ऐसे करो 4x प्लस 2, 4 प्लस 2x अब हुआ बराबर 10। 2x बराबर क्या होगा, 10 - 4 बराबर क्या हो गया 6। x x बराबर क्या हो गया 6/2, क्या हो गया 3। क्या गया, फास्फोरस का ऑक्सीजन क्या +3 है इस कंपाउंड में। आगे देखो बेसिसिटी और प्रोटिसिटी, इस एसिड का बेसिसिटी कितना होता है, 2 मतलब ये कैसा एसिड होता है, डाई। जिसका बेसिसिटी 1 होता है उसको कहते हैं मोनोबेसिक एसिड, जिसका 2 होता है डाइबेसिक एसिड है, जिसका 3 होता है उसको कहते हैं ट्राइबेसिक एसिड, जिसका 4 होता है टेट्रा, 5 होता है पेंटा, 6 होता है हेक्सा, 7 होता है हेप्टा, 8 होता है ऑक्टा, 9 होगा नोना, 10 होगा डेका, 11 का भी होता है डेक, डोडेक, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, बहुत ही कुछ होता है। तो इसका 2 बेसिसिटी है, इसको डाइबेसिक। अब देखो इसका स्ट्रक्चर तुम ही सोचो, फास्फोरस को बीच में रखेंगे, 2 फास्फोरस है, देखो कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, कोई रुको, 1 फास्फोरस 2 फास्फोरस, क्या तो ऑक्सीजन है 5 गो, एक बीच में रख दो ऑक्सीजन, एक यहाँ रख दो ऑक्सीजन, एक यहाँ रख दो, 3 हो गया, एक इसके ऊपर में 4, एक इसके ऊपर में 5, क्या तो हाइड्रोजन है 4। इसका बेसिसिटी कितना है 2, तो 2 हाइड्रोजन को डायरेक्ट हम ऑक्सीजन से लगाएंगे, क्योंकि इसका बेसिसिटी क्या है। तो एक हाइड्रोजन को हम, मेरा मन किया एक हाइड्रोजन को जो है ना, एक हाइड्रोजन को जो है इसको थोड़ा गलती लिख दिया है क्या, ये तो सही है, इस दोनों के बीच यहाँ पे एक होगा, ठीक है, यहाँ पे एक H होगा, ऐसा ऐसे सोचो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन को जोड़ दिए, इस बीच में है एक हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ दिए, हो गया 2 हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन बच गया 4। तो एक हाइड्रोजन तुम डायरेक्ट यहाँ जोड़ दो, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दो। अब देखो एक एक इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड,
डबल बॉन्ड, दो। यहाँ पे देखो एक एक सिंगल बॉन्ड, एक एक सिंगल बॉन्ड। देखो ये वाला स्ट्रक्चर हो गया, ये देखो इधर ये स्ट्रक्चर हो गया, इसको दिमाग पे याद रखना। ये H4P2O5 देखो P डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड SO, P डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब देखो तुमसे पूछेगा इस कंपाउंड को देखकर बताओ इसमें pH बॉन्ड कितना है, एक यहाँ है एक यहाँ, दो। तुमसे पूछेगा क्या तो pH बॉन्ड है, एक यहाँ और एक यहाँ। तुमसे पूछेगा P डबल बॉन्ड कितना है, एक दो, कितना है ये, इतना क्लियर क्या करता है। ये देखो अब अगला सवाल पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, इसको लैब में हम तैयार कैसे करते हैं, एनसीईआरटी का भी डाटा है, तो प्रयोगशाला में इसको तैयार कैसे। कंपाउंड है PCl3, इसको बोलते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ये कंपाउंड है H3PO3 बोरिक एसिड, H3BO3 और PCl3 तीनों को अगर आपस में रासायनिक अभिक्रिया करवाएंगे क्या बनेगा, H4P2O5 क्या बनेगा। अब देखिए 308 नंबर स्ट्रक्चर H4P2O6। H4P2O6 का पूरा नाम होता है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। इसका बेसिसिटी और पोर्टिसिटी कितना होता है, 4। कितना होता है, अगर इसको पानी में डालेंगे इस एसिड को तो 4 हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं टेट्रा बेसिक एसिड। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी +4 होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है जी, +4। निकाल के देखते हैं, चेक करते हैं कि कैसे +4 होता है। 4 हाइड्रोजन है, 4 एक में होता है +1 प्लस एक फॉस्फोरस का X तो 2 फॉस्फोरस का 2X प्लस क्या तो ऑक्सीजन है 6, एक ऑक्सीजन का -2 चार्ज बराबर 0। देखो 4 + 2x है 6 × 12 -12 = 0। 4 + 2x बराबर -12 को उधर ले जाओ +12। अब देखिए इधर देखिए 2x, अच्छा 2x 4 को उधर भेजो, 12 - 4 12 - 4 8 होता है। फिर देखो 2x बराबर हो गया 8, x बराबर क्या होगा 8 + 2, 2 चौका 8। ऑक्सीडेशन +4 आ गया कि नहीं। इधर देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, देखो एक 2 फॉस्फोरस है, 2 फॉस्फोरस, एक फॉस्फोरस यहाँ, एक क्या ऑक्सीजन है 6 ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन है 6। एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, ठीक, एक यहाँ लगा दो, एक ऊपर एक ऊपर, 3 इधर 3 इधर, 6 ऑक्सीजन हो गया, समझा। अब हाइड्रोजन कितना है 4, बेसिसिटी भी है 4 बेसिसिटी मतलब 4 हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ देना है। क्या कर देना, एक यहाँ जोड़ दिए, एक यहाँ जोड़ दिए, एक यहाँ जोड़ दिए, एक यहाँ। अब देखो इस एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हाइड्रोजन, ये भी एक करेगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी एक सिंगल, यहाँ भी सिंगल, यहाँ भी सिंगल, यहाँ भी एक सिंगल, यहाँ भी सिंगल, डबल बॉन्ड, समझा। और बीच में देखो फॉस्फोरस, देखो 1 2 1 3 4 बॉन्ड बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और यहाँ पर रख दिया एक इलेक्ट्रॉन। ये भी देखो 2 2 4 एक इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड बन गया। तो ये स्ट्रक्चर आपको हो गया। इसके अंदर इस कंपाउंड को देखो कितना पीओएच बॉन्ड है, एक पीओएच ये, एक पीओएच ये, एक पीओएच 4 पीओएच है, ठीक है। कितना पी डबल बॉन्ड है, 2 पी डबल बॉन्ड है, 2 पी कौन है, और पीपी कितना बॉन्ड है, पीपी सिंगल बॉन्ड कितना है 1। अब देखो इसको लैब में कैसे तैयार करते हैं, रेड फास्फोरस और अल्कली यानी बेस को आपस में अगर गर्म करते हैं, हीट करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं, तो जो भी नया कंपाउंड बनता है ये बनता है। देखो बस क्या हुआ भाई, चलिए ध्यान दो जरा, हम आपको ले चले एक चैप्टर में बेसिक केमिस्ट्री। बेसिक केमिस्ट्री जो है जनरल या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है। इसमें भी आपको लेवी से स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहे हैं। इसमें टोटल अभी तक हमने 308 स्ट्रक्चर डिस्कस कर दिया है। आज के क्लास में देखिए 309वां स्ट्रक्चर। 309वां स्ट्रक्चर क्या है जी, H3PO4। H3PO4 का पूरा नाम क्या है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड। तुमको पता है ना, हाइड्रोजन हमेशा एक ही बॉन्ड बनाता है, संयोजकता एक होता है। फॉस्फोरस का 3 भी हो सकता है, 5 भी, ऑक्सीजन का 2। तो ज्यादा बॉन्ड कौन बनाएगा, फॉस्फोरस। तो बीच में किसको रखेंगे, फॉस्फोरस को। क्या है ऑक्सीजन। और इस एसिड का बेसिसिटी कितना होता है, तो कहीं पे लिखा होगा बेसिसिटी कितना होता है 3, मतलब पानी में डालेंगे तो 3 हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा, यानी 3 हाइड्रोजन को डायरेक्ट ऑक्सीजन। देखो फॉस्फोरस को बीच में रख दिए, 4 गो ऑक्सीजन है, क्या तो है, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, और 3 बेसिसिटी है, इसलिए इसमें 3 हाइड्रोजन डायरेक्ट ऑक्सीजन से जोड़ देंगे। किसके साथ जोड़ेंगे, तो एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दो, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ऑक्सीजन में से भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, फॉस्फोरस भी 2 देगा, क्या बना लिया, डबल बॉन्ड। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 1 दिया क्योंकि एक ही देता है, ये भी 1 दिया, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 इधर दिया तो 1 इधर दे देगा, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, एक एक करके सिंगल, यहाँ भी एक एक करके सिंगल, यहाँ भी एक एक करके सिंगल, यहाँ भी एक एक करके सिंगल। तो देखो इस तरह का बॉन्ड बन गया। इस डबल बॉन्ड को हटा के यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकते हैं एरो से, तो ये भी स्ट्रक्चर वही हुआ। अब यहाँ पे लिखा है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इज +5। H3 पे बोर्ड पे ध्यान दो, H3PO4 कंपाउंड में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना दिया है, +5। अभी हम इसको निकाल के चेक करके बता रहे हैं कैसे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है। तो देखो
हाइड्रोजन 3 ठो है, एक हाइड्रोजन का चार्ज होता है +1, प्लस फास्फोरस का हमको पता नहीं है, क्या मान लेंगे x, प्लस कैट ऑक्सीजन है 4, एक ऑक्सीजन पे क्या चार्ज रहता है -2, इसको 0 के बराबर कर दो। देखो 3 गुना +1 3 प्लस x, 4 गुना 8 प्लस माइनस माइनस -8 बराबर 0, 3 प्लस x -8 को उधर भेज दो +8, तो 3 प्लस x बराबर 8, x बराबर क्या होगा 3 को उधर भेजो 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 क्या हो गया 5, है कि नहीं? देखो है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया प्लस, हम यहाँ निकाल के भी दिखा दिए। आगे देखिए इस कंपाउंड के अंदर देखो स्ट्रक्चर से देखो, बताओ पीओएच बॉन्ड कितना है, एक पीओएच, 2 पीओएच, 3 पीओएच, कितना पीओएच हो गया? अच्छा बोलेगा पी डबल बॉन्ड हो कितना है, एक, या पी कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना है, एक पी डबल या एक पी कोऑर्डिनेट, समझ में आ रहा? इसका बेसिसिटी प्रोटिसिटी कितना है 3, हम इसको पानी में डालेंगे तो नाइट्रोजन रिलीज करेगा, ये ट्राई बेसिक एसिड हुआ। अच्छा इसको बोलेगा तुमको इस ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को लैब में तैयार करें प्रयोगशाला में, तो कैसे इसको प्रिपेयर करेंगे हम लोग? एक कंपाउंड है P4O10, P4O10 का पूरा नाम क्या होता है? देखो 4 फास्फोरस है तो उसको बोलेंगे टेट्रा फास्फोरस, 10 ठो ऑक्सीजन है उसको बोलेंगे डेका ऑक्साइड, का पूरा नाम क्या होगा? टेट्रा फास्फोरस डेका ऑक्साइड, और H2O को बोलते हैं पानी, यानी टेट्रा फास्फोरस डेका ऑक्साइड P4O10 और पानी को आपस में अगर रासायनिक अभिक्रिया करवाएंगे, केमिकल रिएक्शन करवाएंगे दोनों का, तो क्या बनेगा H3PO4, समझ में आ रहा? तो इसकी कहानी खत्म। अब आते 310 नंबर, 310 नंबर स्ट्रक्चर है H4P2O7, H4P2O7 का पूरा नाम होता है पायरोफॉस्फोरिक एसिड, H4P2O7 का पूरा नाम क्या होता है जी? पायरोफॉस्फोरिक एसिड। इसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +5। अब हम ये चेक करके दिखा रहे हैं कैसे +5 आता है, तो चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, ठीक है? तो देखो 4 गो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन पे कितना चार्ज लेता है +1, एक, प्लस फास्फोरस का हमको पता नहीं है तो x मान लिया, 2 फास्फोरस तो 2x, एक फास्फोरस का x तो 2 फास्फोरस का 2x, प्लस 7 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का -2 चार्ज बराबर क्या हो गया 0। देखो 4 प्लस 2x, 7 दूना 14 प्लस माइनस माइनस -14 बराबर 0, तो 4 प्लस 2x -14 को उधर भेजो प्लस 14, 2x बराबर होगा 14, 4 घट जाएगा 14 माइनस 4, 2x बराबर हो गया 10, x बराबर हो गया 10/2, 2 पंचे 10, आ गया कि +5। इधर देखिए बेसिसिटी और प्रोटिसिटी कितना होता है इस एसिड का? 4 होता है, मतलब इस एसिड को अगर पानी में डाले तो 4 हाइड्रोजन रिलीज करेगा, समझ में आ रहा? अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा तुमको पता है कि हाइड्रोजन हमेशा एक ही बॉन्ड बनाता है, फास्फोरस 3 भी बना सकता है, 5 ऑक्सीजन हमेशा 2, तो ज्यादा बॉन्ड फास्फोरस बनाए से इसको बीच में रखेंगे। 2 फास्फोरस है तो एक फास्फोरस को यहाँ लिख दिए, एक फास्फोरस को यहाँ। कैट ऑक्सीजन है 7 गो, कैट ऑक्सीजन है जी 7 गो। देखो मेरा मन है एक ऑक्सीजन यहाँ रख दो, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक उसके ऊपर, ऐसे यहाँ भी रख दो, एक नीचे, एक इधर और एक इसके ऊपर, 3 6 ऑक्सीजन हो गया, एक बीच में रख दो, 7 हो गया। 4 हाइड्रोजन है और इसका 4 बेसिसिटी, यानी चारों हाइड्रोजन को हम ऑक्सीजन के साथ जोड़ देंगे, कि यहाँ जोड़ दो, एक यहाँ जोड़ दो, फिर एक यहाँ जोड़ दो, एक यहाँ जोड़ दो, एक इलेक्ट्रॉन से किया सिंगल बॉन्ड, एक किया सिंगल बॉन्ड, एक किया सिंगल, एक किया सिंगल, एक किया सिंगल, एक किया सिंगल, यहाँ भी एक किया सिंगल, 2 से किया डबल, 2 से किया डबल। यहाँ भी देखो ये एक किया सिंगल, इसके साथ एक सिंगल, तो देखो कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके का बन गया। ये स्ट्रक्चर बना H4P2O7 का। अब इस स्ट्रक्चर को देख के बताओ इस स्ट्रक्चर में पीओएच बॉन्ड कितना है? 1 है पीओएच, 2 पीओएच, 3 पीओएच, 4 पीओएच, टोटल 4 पीओएच। पहले देख लो तब बोलो, अपने मन हड़बड़ाओ मत। पी डबल बॉन्ड कितना है? 1 2 2 पी डबल या 2 पी कोड, इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी इसको लिख सकते हैं। पूछेगा पीओपी कितना है? पीओ, देखो पीओपी है ना, तो पीओपी ऐसा कितना है? एगो, तो पीओपी कितना होगा? एगो। अच्छा इसको बोलेगा इस कंपाउंड को H4P2O7 को हमको तैयार करके दिखाओ प्रयोगशाला में, इसको कैसे तैयार करते हैं? तो देखो क्या लिखा है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड एक एसिड होता है जिसका फॉर्मूला होता है H3PO4। अगर इसको हम गर्म करेंगे, इसको गर्म करने के बाद एक एसिड बनेगा H4P2O7। इसके साथ इसका भी कहानी खत्म। अब 311 नंबर स्ट्रक्चर क्या है? 311 नंबर स्ट्रक्चर है HPO3 का होल एन। एन क्या है? एन है संख्या। एन की जगह तुम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये इस ऐसे लाखों करोड़ों चेन से जुड़ सकता है। इसको बोला जाता है पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड, HPO3 का होल एन को, इसी को मेटाफॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं। इसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। इसको चेक करके निकालना, अब तो निकालना आ गया होगा, तो घर पे निकालोगे तो +5 ही आएगा, चेक कर लेना। इस एसिड का बेसिसिटी कितना होता है? 3, मतलब इसको पानी में डालेंगे तो 3 हाइड्रोजन रिलीज करेगा, ट्राई बेसिक एसिड होता है। इसका स्ट्रक्चर देखो, फास्फोरस को बीच में रखे हैं,
देखो 3 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, क्या तो हाइड्रोजन 1, इसको हाइड्रोजन यहाँ लगा दिए, सिंगल बॉन्ड यहाँ सिंगल सिंगल सिंगल। फिर देखो यहाँ पे O है, यहाँ पे N है, N मतलब हुआ अगर मान लो 2 लिख देते हैं तो 2 को ऐसा लगे तो 2 को एक और ऐसा हो गया, 3 को लगे तो एक और ऐसा हो गया, 4 को लेंगे तो और ऐसा जुड़ जाएगा, समझा रहा, 5 को लेंगे तो ऐसे जुड़ते जाएगा, N का जितना मान लोगे ना उतना जुड़ते जाएगा। फिर इसी तरह का जैसे देखो फिर P आया, देखो एक चीज ध्यान देना, सेम चीज जुड़ेगा, बस क्या ख्याल रखोगे इसके बीच में फॉस्फोरस आया ना POP के बीच में, तो इसके ऊपर में डबल बॉन्ड हो तो यहाँ पे देखो नीचे में आ गया, आया, इसके नीचे में POH है तो ऊपर में OH हो गया। फिर तीसरे में देखो इसके नीचे में वो डबल बॉन्ड है ना, तो देखो इसको ऊपर में आ गया, ये ऊपर में तो ये नीचे में आ गया। ऐसे ही फिर P लगा देना, ये नीचे में तो ये कहाँ आ गया ऊपर, ऊपर में तो ये कहाँ जाएगा नीचे, समझ में आ रहा। अब देखो इस स्ट्रक्चर को देख के बताओ, इस स्ट्रक्चर के अंदर POH बॉन्ड कितना है, 1 POH है, 2 POH है, 3 POH है, कितना POH है, P डबल बॉन्ड हो कितना है, 1 2 3 P डबल बॉन्ड है, POP कितना है, 1 है, समझ में आ रहा। अब इसको तैयार कैसे करेंगे प्रयोगशाला में केमिस्ट्री के लैब में, इट इज प्रिपेयर बाय हीटिंग फास्फोरस एसिड। फास्फोरस एसिड का फार्मूला होता है H3PO3। इस फास्फोरस एसिड H3PO3 का Br2 ब्रोमीन के साथ सील्ड ट्यूब मतलब जो पैक ट्यूब होता है उसमें अगर इसका रासायनिक अभिक्रिया करवाएंगे तो हमको जो नया कंपाउंड मिलेगा वो कंपाउंड क्या होगा, SPO3 का होलन यानी पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड ए। या तुम जो परीक्षा में लैंग्वेज बना के पूछेगा, कहेगा ए, देखो ना कहेगा पॉलीमेटाफॉस्फोरिक एसिड और मेटाफॉस्फोरिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय, तो क्या ऑप्शन टिक करोगे, इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग फास्फोरस एसिड H3PO3 प्लस Br2 इन CO2। अब देखिए आज का बेसिक केमिस्ट्री का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों के बीच शेयर कीजिए। अगर आप इस यूट्यूब चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस चैनल से रिलेटेड जितने भी नए नए अपडेट्स आएंगे आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो फिर से मिलेंगे नया वीडियो लेक्चर लेके, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम। तुम लोग इसमें देना ग्रीन लाइट हमेशा जलते रहना चाहिए। देखिए अभी हम आपको ले चले हैं, तुम्हें बहुत ध्यान दो, बेसिक केमिस्ट्री चैप्टर। देखो केमिस्ट्री में आपको पहले दिन बता दिए थे, जो पहला क्लास हमारा आज से 2-3 महीना पहले किया होगा 11th क्लास का, उसमें आपको बताए थे कि टोटल केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर आपको 11वीं क्लास में पढ़ना है, चाहे देखिए केमिस्ट्री और फिजिक्स एक ऐसा विषय है जो दोनों तरह के स्टूडेंट को पढ़ना पड़ता है। जो बच्चा बायोलॉजी लेके आगे मेडिकल फील्ड की तैयारी करते हैं उसको भी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है, और जो बच्चा मैथ लेके इंजीनियरिंग फील्ड में जाते हैं उसको भी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना है, समझ में आ रहा। तो केमिस्ट्री का जो सिलेबस है आपको 11वीं क्लास का, केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। एक को फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं, एक को इनऑर्गेनिक बोलते हैं, एक को ऑर्गेनिक बोलते हैं। हम आपको ये भी दिखा दिए थे कि पूरे 1 साल में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है आपको, पूरे सिलेबस में कौन फिजिकल का है, कौन इनऑर्गेनिक है, कौन ऑर्गेनिक का है। अभी हम आपको एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं इस क्लास में, बेसिक केमिस्ट्री, बहुत लंबे समय से पढ़ा रहे हैं जब से शुरू किए, और ये चैप्टर मेरा खुद से तैयार किया गया चैप्टर है, ये किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसका इस्तेमाल पूरा होगा, इसका पूरा 11वीं क्लास के हर चैप्टर में इसका इस्तेमाल होगा। 12वीं केमिस्ट्री पढ़ोगे उसमें भी हर चैप्टर में आएगा। जिस बच्चा को इस सब चीज का नॉलेज नहीं रहेगा तो फिर उसको आगे दिक्कत बहुत आएगा केमिस्ट्री समझने में। इसलिए हमने ये सोचा, इससे पहले भी बहुत चीज इसमें पढ़ा चुके हैं, तो जिस बच्चे का ये क्लास आपको हमारा बेसिक केमिस्ट्री का अब तक छूटा हुआ है उसको अलग से आपको एक्स्ट्रा क्लास लगा के पूरा का पूरा पढ़वाएंगे और नोट कॉपी भी देंगे, ताकि ये मजबूत हो जाएगा तो केमिस्ट्री फिर आपको आसान लगेगा। ये जनरली टीचर पढ़ाता नहीं, और बहुत सारा ट्रिक्स बताते हैं हम लोग, केमिस्ट्री आसान हो जाएगा, ऐसा ऐसा खतरनाक ट्रिक्स बताएंगे, कोई भी भारी से भारी भरकम से 2 सेकंड में याद हो जाएगा। तो चलिए बेसिक केमिस्ट्री भी अब आपको अगला लेक्चर में खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम जो नया चैप्टर आप केमिस्ट्री में शुरू करने जा रहे हैं, और ये बेसिक केमिस्ट्री ये जनरल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर लिया गया। अभी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ा रहे हैं, 3 पार्ट है ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसके अलावा और 2 चैप्टर है, एक है पीरियोडिक टेबल, एक है केमिकल बॉन्ड, वो 2 पढ़ा देंगे तो पूरा इनऑर्गेनिक 11वीं क्लास का राप साफ। उसके बाद फिजिकल, अब वैसे इसके जस्ट बाद 1 दिन में ये चैप्टर खत्म होगा। इसके जस्ट बाद अब आपका अगला चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे उस चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु का संरचना। एटॉमिक स्ट्रक्चर फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है, उसमें भी हम आपको 50% पार्ट डिस्कस करेंगे, आधा, जिसका नाम है क्वांटम नंबर, उसको पढ़ाएंगे। फिर उसको फिर पीरियोडिक टेबल, फिर जब फिर से एटॉमिक स्ट्रक्चर जब लास्ट में पढ़ाएंगे तो फिर उसको क्या किया जाएगा, आधा जो बचा रहेगा उसको पढ़ा दिया जाएगा, समझ में आ रहा है। तो चलिए बेसिक केमिस्ट्री में भी हम पढ़ा क्या रहे, बेसिक केमिस्ट्री चैप्टर में भी आपको पढ़ा रहे हैं कि लेविस स्ट्रक्चर, किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाते कैसे। हमने आपको पहले बताया हुआ, बहुत सारा तरीका बताया हुआ है स्ट्रक्चर बनाने का है। सबसे पहले देखिए 311 स्ट्रक्चर अभी तक हमने आपको क्लास में पढ़ा चुका है, और आज के क्लास में 312 नंबर स्ट्रक्चर देखिए क्या चीज का, देखो HPO3 का होल प्राइस,
HPO3 को 3 बार गुना किए हैं। इसका पूरा नाम क्या होता है? साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक अम्ल बोलते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में बोलते हैं साइक्लोट्राइमेटाफॉस्फोरिक एसिड। इसी का फॉर्मूला होता है HPO3 का होल प्राइस। ये आपको NCERT के किताब में भी दिया गया है, समझ रहा? और इस देखो ये एक तरह का एसिड होता है, एसिड को हिंदी में अम्ल बोलते हैं। 10वां क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, जब किसी अम्ल को पानी में डालते हैं, जैसे अभी 3 एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाम सुना है HCl, इसे ध्यान दो। इसको अगर पानी में डालेंगे कैसे टूटेगा? H प्लस Cl माइनस है, ये हाइड्रोजन आयन है, क्लोराइड आयन है। एक और एसिड लेते हैं H2SO4, जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको भी अगर तुम पानी में डालोगे किसमें टूटेगा? 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा, 2H प्लस बगल बगल पे SO4 पे 2 माइनस आयन, इसको बोलेंगे हाइड्रोजन आयन, इसको बोलेंगे सल्फेट आयन। एक और एसिड लेते हैं HNO3, इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। इसको अगर पानी में डाले तो कैसे टूटेगा? 1 H प्लस 1 हाइड्रोजन आयन प्लस 1 नाइट्रेट आयन में टूटेगा। ध्यान दो, देखो एक चीज गौर करने वाली बात है, इस एसिड को पानी में डाले, यहाँ भी हाइड्रोजन आयन है, यहाँ भी हाइड्रोजन आयन है, यहाँ भी हाइड्रोजन आयन है। H प्लस H प्लस सब जगह ऐसे नहीं कि नहीं? तो एक चीज, हर एसिड में एक चीज कॉमन होता है, किसी भी एसिड को तुम पानी में डालोगे तो सब में H प्लस आयन आएगा। क्या आएगा? ये तुमको बिहार बोर्ड के 10वां क्लास के भारतीय भवन किताब में भी ये दिया हुआ एग्जाम्पल, तुम खोल के बुक आज देख लेना। अम्ल भस्म तथा लवण पढ़े थे चैप्टर, उसमें दूसरा पेज में ये दिया हुआ है, पहला या दूसरा पेज में, समझना, दूसरा पेज में। तो वही बात अभी यहाँ पे पढ़ा है। ये भी एक तरह का एसिड है, ये भी एक तरह का क्या है, ठीक है, नाम के लास्ट में एसिड लगा हुआ है। इसको भी अगर तुम पानी में डालोगे तो H प्लस आयन रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा? हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा? हाइड्रोजन आयन। कितना हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा? ये 3 हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा। कितना हाइड्रोजन आयन? और जो एसिड जितना हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है ना, वही उसका क्या कहलाता है? बेसिसिटी। क्या कहलाता है? ये पहले बता चुके हैं, उसी को पोर्टिसिटी बोलते हैं। इस एसिड का बेसिसिटी या पोर्टिसिटी कितना होता है? 3। मतलब उसको पानी में अगर डाले तो 3 हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा। और दूसरी बात, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? देखो HPO3 का होता है, इसमें ये जो बीच में जो एटम आता है फॉस्फोरस, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालोगे तो कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आता है? +5। क्या आता है? +5, वो +5। अब तुम बोलोगे सर ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज बताता है किसी भी सेंट्रल मेटल, बीच वाले एटम का। ये ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में निकालना हम आपको सिखाएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में एक चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन, 11वीं क्लास में 2 वॉल्यूम आता है NCERT का। तो वॉल्यूम नंबर 2 जो किताब है आपको केमिस्ट्री का, उसमें रेडॉक्स रिएक्शन पहले नंबर पे दिया, उसी में सिखाएंगे। फिलहाल अभी आपको नॉलेज नहीं है, ये सबको तो सिखा चुके हैं, बहुत सारा ऑक्सीडेशन 2-3 क्लास में निकाला है। जो बच्चा है इसको हम निकाल के दिखा रहे हैं कि +5 कैसे आता है। तो देखो ये एसिड है, देखो H कितना है? सब में 3 से गुना किया गया है, 3 गो H है। क्या तो हाइड्रोजन है? 3 ठो। और एक ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में एक हाइड्रोजन पे 1 प्लस चार्ज लेता है। कितना प्लस? फिर प्लस का साइन देंगे बीच में। किसका निकालना है? फास्फोरस का। हमको फास्फोरस का पता नहीं है, निकालना है X मान लेंगे। क्या मान लेंगे? क्या ठो फास्फोरस है? 3 ठो, तो 3X क्या हो गया? प्लस कितना ऑक्सीजन है? 9। एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज लेते हैं हम लोग, तो ब्रैकेट में -2 से गुना कर देंगे और इसको 0 के बराबर कर देंगे। ये निकालने का तरीका होता है जो रेडॉक्स रिएक्शन में आपको पढ़ाएंगे। तो देखिए 3 गुना +1 3 प्लस 3X प्लस 9 दूना 18 प्लस माइनस क्या हो गया? -18 बराबर क्या हो गया? 0। 3 प्लस 3X -18 को उधर भेजो, 18 3X 18 में से 3 कितना हुआ? 15। X बराबर 15/3, 3 पंचे आ गया 5, आ गया +5। तो इसीलिए ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस का इस कंपाउंड में कितना होता है? +5 होता है। इसको याद भी रखना है और हम समझा भी दिए, और आगे रेडॉक्स रिएक्शन में इसको और बताएंगे। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, HPO3 का होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए इसका एक्चुअल फार्मूला क्या है? देखो H3 3 P3O9, इसका एक्चुअल फार्मूला ये है। HPO3 का होता है, इसका एक्चुअल फार्मूला ये है। अब इसका स्ट्रक्चर देखो इस तरह का होता है। ये स्ट्रक्चर बना कैसे? 3 फास्फोरस है, तो 1 फास्फोरस यहाँ लगा दिए, 1 यहाँ लगा दिए, 1 यहाँ लगा दिए। क्या ऑक्सीजन है? 9 ठो, तो 1 ऑक्सीजन यहाँ, 1 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ठो हो गया। फिर 1 ऑक्सीजन यहाँ, इस फास्फोरस पर 2 ऑक्सीजन, इस फास्फोरस पर भी 2 ऑक्सीजन, 6 हो गया। एक बीच में इधर 7, 1 8, 1 9। अब देखो बॉन्ड बना, क्या ठो हाइड्रोजन दिया हुआ? 3 ठो, तो इसका बेसिसिटी भी 3 है। तीनों हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ देंगे। मेरा माने इस फास्फोरस पे 1 ऑक्सीजन हाइड्रोजन जोड़ दिया, यहाँ भी 1 जोड़ दिया, 1 यहाँ जोड़ दी। अब बॉन्ड बनेगा कैसे? तो तुम ही सोचो, इस यहाँ पे ऑक्सीजन है, अभी देखो होगा क्या?
ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन बॉन्ड बनाने में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन साझेदारी करता है। तो फास्फोरस भी कितना देगा? 2, क्योंकि देखो ऑक्सीजन भी अधातु है, फास्फोरस भी अधातु। अधातु अधातु के बीच में सहसंयोजक बंधन बनता है। संयोजक बंधन में क्या होता है? बराबर बराबर का साझेदारी होता है। ऑक्सीजन का संयोजकता 2 होता है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी किया, फास्फोरस भी कितना करेगा? 2। चलो यहाँ पे क्या बन गया? डबल बॉन्ड। समझ में आ रहा? यहाँ पे क्या होगा? देखो ये ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन इधर दिया तो फास्फोरस भी 1, यहाँ सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे हाइड्रोजन भी 1 दिया, ये भी दिया, इसके बीच में क्या बना? सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड ही बनाता है, इधर भी 1 इधर। समझ में आ रहा? हाइड्रोजन हमेशा 1 बॉन्ड बनाता है। यही काम देखो यहाँ पे, ये फास्फोरस है, इसके बीच में क्या हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हुआ है। यहाँ भी देखो 1 इलेक्ट्रॉन का सिंगल बॉन्ड बन गया। ये ऑक्सीजन देखो 1 इलेक्ट्रॉन इधर भाग ले लिया, 1 इधर भाग ले लिया, तो इसके पास बाहरी कक्षा में कितना बच गया? 4। तो 2 जोड़ा करके लिखते हैं, 2 इधर 2 इधर, पेयर करके लिखा जाता है इलेक्ट्रॉन को। इधर भी देखिए ये फास्फोरस ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी किया, फास्फोरस भी, तो क्या बन गया? डबल बॉन्ड। समझ में आ रहा? यहाँ भी देखिए इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होता है। यहाँ ऑक्सीजन है ना, 1 शेयर किया सिंगल, यहाँ पे हाइड्रोजन के बीच में 1 किया सिंगल, ये होता है स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा? यहाँ भी देखिए, हाँ यहाँ भी देखो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया सिंगल, 1 इलेक्ट्रॉन का सिंगल, यहाँ भी देखो 1 सिंगल, इसको ऐसे करके सिंगल। यहाँ भी देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन दिया, 2 डबल। आप समझ में आ गया? तो ये स्ट्रक्चर आपको होता है किसका? S3P3O9 का। 313 नंबर स्ट्रक्चर दिया आपको एसिड रिंग, और इसको कहते हैं रोम्बिक सल्फात। एसिड रिंग इन रोम्बिक, ये स्ट्रक्चर हम पहले बना चुके हैं, इसे 2 बार टिक किए हुए हैं। समझा? ये स्ट्रक्चर पहले बना चुके, कॉपी जो पीछा क्लास किया हुआ है, जिसका छूटा हुआ आपको कॉपी दिया जाएगा, उसको पढ़ाएंगे, क्योंकि इससे पहले बहुत इंपोर्टेंट चीज पढ़ाया हुआ है। तो जो नए बच्चे घबराए हैं उसको पूरा पढ़ाया जाएगा। देखो ये 314 S6 फॉर्म, ये भी पहले बना चुके हैं, डबल टिक किया हुआ है। 315 H2SO3 सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी पहले बना चुके हैं, डबल टिक है। 316 H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये तो कई बार बनाया हुआ है, डबल टिक है। H2S28 इसको बोलते हैं पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, बोलते हैं मार्शल्स एसिड, इसको भी पहले बना चुके हैं। देखो तुम कितना भी तेज तरार विद्यार्थी होगा ना केमिस्ट्री का, कहीं भी पढ़ता होगा, कह देना ये स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, तो बिना देखे हालत देखे के काप उठा जाएगा, देखे के उसको डर लगने लगेगा, क्योंकि वो स्ट्रक्चर बनाना आज तक कभी सीखा नहीं, आज तक ना तो कोई टीचर उसको बताया नहीं। इसलिए क्योंकि बुक में लिखा रहता है स्ट्रक्चर डायरेक्ट बना के, ये स्ट्रक्चर होता है, ऐसा बना रहेगा, लेकिन कहीं नहीं लिखा रहेगा स्ट्रक्चर बनाते कैसे, कहीं बुकों में नहीं लिखा रहता है। हम लोग बहुत मेहनत करके तब तुमको रूल्स बताए थे, नियम बनाए, और तुमको अभी तक इतना बता दिए। याद एक भी नहीं करना है, तरीका से बनाओगे ना, याद भी नहीं करना पड़ेगा। समझा? और स्ट्रक्चर का इस्तेमाल हर चैप्टर में होता है, याद करने की कोई जरूरी नहीं। तो जिसका छूटा हुआ उसको हम बताएंगे। यहाँ तक हो गया। 318 H2S2O7, इसको बोलते हैं पेरोक्सी पायरोसल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम, ये बना चुके हैं, डबल टिक है। VrF3 भी बना चुके हैं, डबल टिक है। ये देखो 320 नंबर स्ट्रक्चर है XCF2, ये बनाए हुए नहीं है, इसको अभी हम बनाने जा रहे हैं। देखो XC का मतलब होता है जेनॉन। देखो XC कहाँ होता है? पीरियोडिक टेबल देखिए, ये देखो ये 18 नंबर ग्रुप देख रहे हो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, दिख रहा है? इसी को XC बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? XC। XC का पूरा नाम होता है जेनॉन। जेनॉन एक तरह का अक्रिय गैस होता है, इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? और ये F क्या मतलब क्या हुआ? फ्लोरीन। देखो 17 नंबर ग्रुप में फ्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो बताओ ये जेनॉन के पास 8 है, ये 8 बॉन्ड बनाता है एक बार में, और ये फ्लोरीन हमेशा एक ही बॉन्ड बनाता है। कितना? तो बताओ ज्यादा बॉन्ड कौन बनाया? जेनॉन ना। तो जो ज्यादा बॉन्ड बनाता है उसको हम कहते हैं सेंट्रल एटम, क्या बोलते हैं? और उसको बीच में रखा जाता है, उसको बीच में। तो जेनॉन को हम बीच में रख दिए, 2 फ्लोरीन, एक फ्लोरीन ऊपर रख दिए, एक नीचे रख दिए। देखो फ्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक ही साझेदारी करेगा, 8 पूरा करना रहता है। क्योंकि बॉन्ड क्यों बनाता है कोई एटम? क्योंकि उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। 8 इलेक्ट्रॉन आने के बाद लेविस का ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गया, स्टेबल हो जाता है। ये फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन साझेदारी किया, तो जेनॉन भी कितना करेगा? एक। क्या बन गया? सिंगल बॉन्ड। यहाँ भी 1 करेगा, ये भी 1 सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड के बीच बन गया जेनॉन। देखो जेनॉन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ भाग ले लिया, एक यहाँ, 8 में से 2 भाग ले लिया, बच गया कितना जेनॉन पे? 6 गो। देखो एक जोड़ा में, एक जोड़ा यहाँ, एक जोड़ा यहाँ, इसलिए देखो 3 जोड़ा दिखाया गया। हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन को पेयर में लिखा जाता है, जोड़ा में। इसके देखो फ्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन भाग ले लिया, इसके पास 7 था, एक भाग ले लिया, कितना बच गया? 6 गो। 6 गो बच गया, इसके पास 3 गो, इसके पास भी 6 गो बच गया। 320 नंबर समझा? 321 नंबर देखो XCF4 क्या है? सेम कंपाउंड है, बस फर्क क्या है? यहाँ 2 फ्लोरीन था, यहाँ कितना है? 4। कितना है? फिर से हम क्या करेंगे? जेनॉन को बीच में रखेंगे, 4 गो फ्लोरीन, जिसको बीच में रखते हैं, जो ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड बना,
और उसको बीच में रख दिए जेनॉन को, और जो बाकी जो बच गया इसको बोलते हैं सेंट्रल एटम, और जो बाकी बच गया उसको बोलते हैं सराउंडिंग एटम। चारों तरफ उसको लग दिया जाएगा। 4 को फ्लोरीन है तो एक यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, एक यहाँ रख दो, यहाँ रख दो। तुमको पता है फ्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी साझेदारी कितना क्या है, एक, ये भी एक, ये भी एक करेगा, ये भी एक, ये भी एक करेगा, ये भी एक, ये भी एक करेगा। यहाँ सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। और देखो जेनॉन एक इलेक्ट्रॉन दो, 4 इलेक्ट्रॉन भाग ले लिया, इसका बच गया 4 और तो 2 पेयर के रूप में देखो, समझना रहा, तो ये स्ट्रक्चर हो गया। 322 नंबर देखो ये XeF6, जैसा ये ऐसा ये भी है, बस फर्क क्या है, 4 फ्लोरीन था, यहाँ 6 फ्लोरीन है। फिर से बीच में किसको रखेंगे, जेनॉन को। अब करते हैं सराउंडिंग एटम, 3 तो फ्लोरीन इधर रख दो और 3 तो फ्लोरीन इधर रख दो। फिर देखो ये एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी किया, सिंगल बॉन्ड, एक किया सिंगल बॉन्ड, एक किया सिंगल बॉन्ड, ये एक दिया तो ये भी एक दिया, सिंगल बॉन्ड, एक एक दिया सिंगल बॉन्ड, एक एक दिया सिंगल। देखो जेनॉन का 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लिया, 2 को ऐसे ही रह गया, तो ये स्ट्रक्चर बन गया। 323 नंबर स्ट्रक्चर देखो, ये 323 नंबर स्ट्रक्चर है XeOF4। क्या लिखा हुआ है, XeOF4। देखो इसमें 3 तरह के एटम है, जेनॉन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। अब सवाल पैदा लेता है कि बीच में किसको रखेंगे। जेनॉन 8 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन हमेशा 1 ही बॉन्ड बनाता है। तो ज्यादा बॉन्ड जेनॉन बनाया ना, तो जो ज्यादा बॉन्ड बनाता है उसको बीच में रखा जाता है। फिर से हम जेनॉन को ही बीच में रखेंगे और इसको कहा जाएगा सेंट्रल एटम, और बाकी को बोला जाएगा सराउंडिंग एटम। तो एक ऑक्सीजन को हम बीच ऊपर रख देते हैं, 4 फ्लोरीन है, मेरा मन हुआ 2 इधर रख दो और 2 इधर रख दो। अब ध्यान दो, ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन बॉन्ड कितना बनाता है, 2। तो ये 2 साझेदारी किया, जेनॉन भी 2 देगा, यहाँ बन गया डबल बॉन्ड। फ्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही साझेदारी करता है, एक एक करके सिंगल बॉन्ड, एक एक करके सिंगल बॉन्ड, एक एक करके सिंगल बॉन्ड, एक एक करके सिंगल बॉन्ड। देखो जेनॉन का कितना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिया, 2 3 4 5 6 और 2 बच गया, ऐसे ही रख देंगे। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए 324 नंबर XeO3। जेनॉन है, जेनॉन 8 बॉन्ड बना सकता है, 3 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमेशा 2 ही बॉन्ड बनाता है। फिर भी बीच में किसको रखेंगे, जेनॉन को। जेनॉन को बीच में रखे, ध्यान दो, जेनॉन को बीच में रख दे। क्या तो ऑक्सीजन है, 3 तो, एक इधर एक इधर एक इधर। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 2 ही शेयर करेगा, ये भी 2। इसके पास भी 6 है, 2 शेयर किया, ये भी 2। इसके पास भी 6 है, 2 शेयर किया, 2। यहाँ भी बन गया डबल बॉन्ड, यहाँ भी बन गया डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड। देखो जेनॉन कितना बॉन्ड बना लिया, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 6, 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, ऐसे रह गया। ये वाला स्ट्रक्चर हो गया। 325। हाँ, इसलिए कंफर्म है कि जेनॉन के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, और 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लेता है। जरूरत पड़ेगा तो कभी 2 बनाएगा, कभी 3, जैसा कंपाउंड में जरूरी पड़ता है ना उस अनुसार से बनाते। कभी किसी का, जैसे देखो यहाँ देखो, इस कंपाउंड को देखो, यहाँ पे जेनॉन तो 2 ही बॉन्ड बना रहा है तो 8 बना सकता है। यहाँ पे देखो जेनॉन कितना बना रहा है, 4। इस कंपाउंड में जरूरी था 6 का, तो 6 बना लिया। जैसा जरूरी है 8 से ज्यादा, 8 ज्यादा से ज्यादा, समझा, जैसा जरूरी रहेगा उस अनुसार। लास्ट नंबर देखिए 325 है CrO4 जिसको बोलते हैं क्रोमेटन। ये हम पहले बना चुके हैं, जिसे डबल टिक कर लिए। जिसका छूटा हुआ उसको पीछे पढ़ा देंगे। देखिए आज का, देखिए अभी बेसिक केमिस्ट्री का चैप्टर, ये जो हम खुद से तैयार किए थे, उसको आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अगले क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर अगले क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा केमिस्ट्री के 11th क्लास में। तो आज का वीडियो लेक्चर आपको बेसिक केमिस्ट्री का कैसा लगा, और ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों के बीच शेयर कीजिए। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल जेपी महतो को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर से मिलेंगे नया वीडियो लेक्चर लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम।